नमस्कार, भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ का नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ। इस परीक्षा की तैयारी के दौरान मैंने जो नोट्स तैयार किया था तो मैं वह आप लोगों को इसलिए उपलब्ध करा रहा हूँ ताकि यह आप लोगों के कुछ काम आ सके। और जिस नोट्स को पढ़कर मैंने सफलता हासिल की, आप लोग भी सफलता हासिल कर सकें। तो आज यह दूसरा भाग है नोट्स का। आज मैं आपको बताऊंगा प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बारे में। तो यह स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रगतिवाद काव्य क्या है। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी के बीच जो हिंदी साहित्य में काव्य लिखा गया उसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। छायावादी काव्य के गर्भ से सन 1930 ईस्वी के बाद जिस कविता ने जन्म लिया, जिस विचारधारा ने जन्म लिया, उसे हम प्रगतिवादी काव्य के नाम से जानते हैं। और यह जो काव्य है यह शोषितों, दलितों, है ना, महिलाओं के उत्पीड़न आदि पर आधारित है, मजदूरों के उत्पीड़न पर आधारित है और यह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। हिंदी साहित्य का जो प्रगतिवाद है वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। और आप जानते हैं कि मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अथवा द्वंद्वात्मक ऐतिहासिकता पर आधारित होता है। इसका तात्पर्य है कि समाज में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग का पूरा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहता है और वह मजदूरों, दलितों इत्यादि का शोषण करता है। तो इसी पर आधारित, इस विचारधारा पर आधारित जो काव्य है, मतलब दलितों के उत्पीड़न, शोषितों के उत्पीड़न, महिला के उत्पीड़न, किसानों, मजदूरों की दयनीय दशा, तो जो प्रगतिवादी विचारधारा वाली जो काव्य है उसमें इन्हीं सब का चित्रण होता है। सन 1935 में लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और इसका जो पहला सम्मेलन हिंदुस्तान में जो हुआ था, पहली बैठक हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की, वह 1936 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। तो इसीलिए 1936 ईस्वी के बाद का जो काव्य है उसे हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी काव्य के नाम से जानते हैं। और इस आंदोलन की जो समय सीमा है वह 1936 से 1933 ईस्वी तक है और यह मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। तो यह आप ध्यान में रखें। तो प्रगतिवादी काव्य के जो प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं, जो प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी प्रतिनिधि कविताओं को मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ और इनसे संबंधित अधिकांश प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाबा नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है बाबा नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। वैद्यनाथ मिश्र था। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और उन्होंने अपना नाम रख लिया था नागार्जुन। और दूसरा, वे यात्री नाम से काव्य रचना करते थे। बाबा नागार्जुन मैथिली और संस्कृत भाषा में जो काव्य रचना करते थे तो वो अपना नाम रखे थे यात्री। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह परीक्षा में आता है, इसको आप याद कर लें। तो इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, इनकी बहुत सारी काव्य कृतियाँ हैं, लेकिन मैं आप लोगों को प्रतिनिधि रचनाओं को बता रहा हूँ। तो मैं ये नोट्स बनाने का तरीका है, आप किताबों को जाकर देखिए, पढ़िए कि कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई थी, कौन कौन सी रचनाएं प्रकाशित हुई। परीक्षाओं में आजकल यह भी आता है इनका ऑर्डर, जैसे यहाँ मैंने 3 बताया हुआ है। युगधारा 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वैसे ही भस्मांकुर, तुमने कहा था, हजार बाहों वाली, इसको आप ढूंढ लें। कई बार यह आता है कि बाबा नागार्जुन की रचनाओं का क्रम है, तो यह आएगा, तो यह आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो यह आप ढूंढ लें, जो मेरे नोट्स में था वो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो बाबा नागार्जुन की यह रचना है युगधारा 1956 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें
1962 ईस्वी भस्मांकुर, तुमने कहा था, हजार बाहों वाली। और भी रचनाएं हैं, आप किताब में ढूंढ लें और उनका वर्ष लिख लें। तो यह मैं आप लोगों को नोट्स बनाने का तरीका भी बता रहा हूं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आप लोगों को साथ ही साथ बताते जाऊंगा। दूसरे कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल ये प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कई बार परीक्षा में यह आता है कि वह प्रगतिवादी, कौन से प्रगतिवादी कवि हैं जो प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो केदारनाथ अग्रवाल ये प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध कवि हैं प्रगतिवाद के। तो इनकी काव्य कृतियां कौन सी है? प्रगतिवादी काव्य में ग्राम्य जीवन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। किसानों की जो स्थिति है उनको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। केदारनाथ अग्रवाल जी की काव्य कृतियां हैं नींद के बादल, कब प्रकाशित हुआ था आप ढूंढ के लिख लीजिएगा। युग की गंगा, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना। ये इनकी 5-6 रचनाएं मैंने यहाँ पर शामिल किया हुआ है। नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है। प्रगतिवादी कविता का संबंध जन साधारण से होता है, इसलिए इन कवियों को जनवादी कवि भी कहा जाते हैं। प्रगतिवादी जो कविता का संबंध है वह आम जनता, जन साधारण के जीवन से होता है। दलितों, शोषितों, मजदूरों, कृषकों, महिला उत्पीड़न, सांप्रदायिकता, मतलब आम जन जीवन, आम जनता से संबंधित होने के कारण प्रगतिवादी कवि को जनवादी कवि भी कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखें, जनवादी कवि किसे कहते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की बहुत प्रसिद्ध कुछ कृतियां हैं। हिल्लोल, मिट्टी की बारात, पर आंखें नहीं भरी, और भी बहुत सारी रचनाएं। मैं कुछ ही रचनाओं को यहाँ पर लिया हूं, आपको किताबों को पढ़ना पड़ेगा। त्रिलोचन, मैं उस जनपद का कवि हूं। मैं कुछ प्रसिद्ध रचनाओं को लेकर आया हूं। नोट्स बनाने का तरीका, आपको नोट्स कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन इस नोट्स से जरूर 2-4 क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे। रांगे राघव, अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक, ये भी प्रगतिवादी कवि हैं, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित कविता लिखते थे। इसके बाद है प्रयोगवादी काव्य। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है वह समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना पर बल देती है। मतलब समाज में कोई शोषक ना हो, कोई शोषित ना हो, सबकी स्थिति एक जैसी हो, कोई किसी का शोषण न करे, और जो सर्वहारा वर्ग है, जो आम जनता है, उसका राज्य पर आधिपत्य हो, नियंत्रण हो। तो यह मार्क्सवाद विचारधारा के महत्वपूर्ण बिंदु, प्रमुख बिंदु हैं। अब हम देखते हैं प्रयोगवादी काव्य। प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा है, समय काल है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी। इन्हें प्रयोगवादी इसलिए किया जाता है कि इस समय कहा जाता है क्योंकि कविता में नए नए प्रयोग किए गए, नए नए प्रतिमान दिए गए, नए नए बीम, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया, इसलिए इस कविता को प्रयोगवादी कविता कहा जाता है। मतलब नए नए प्रयोग किए गए, प्रतीक के क्षेत्र में और बिंब के क्षेत्र में कई प्रकार के प्रयोग यहाँ पर किए गए। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है, इसकी विशेषता क्या है। इसे व्यष्टि चेतना का काव्य भी कहा जाता है। व्यष्टि चेतना मतलब वैयक्तिक चेतना, समष्टि मतलब समाज, व्यष्टि मतलब वैयक्तिक चेतना का काव्य है। और तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। इसके संपादक थे अज्ञेय, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय इसके संपादक थे। और इस तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रकाशन के साथ ही यह माना जाता है कि प्रयोगवादी काव्य शुरू होता है। तार सप्तक के कवियों के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है कि ये इनमें से कौन से कवि हैं जो तार सप्तक में शामिल नहीं है। तो इनको आप याद कर लें। गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, राम विलास शर्मा और अज्ञेय। तो देखिए कितने कवि हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 कवि हैं। तार सप्तक के संपादक थे हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और इसका प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। और इसके प्रकाशन के साथ ही यह माना जाता है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी काव्य शुरू हुआ। और इसकी समय सीमा है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी।
तार सप्तक के कवियों का नाम आप याद कर लीजिए, हमेशा परीक्षा में आता है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 ईस्वी में। इसके संपादक भी अज्ञेय थे। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक भी अज्ञेय थे। इसको भी आपको याद रखना है, कब दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक में भी 7 कवियों को शामिल किया गया है। वो कवि कौन कौन से हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दूसरा सप्तक के कवि हैं। इन 7 कवियों का नाम भी आपको याद करना है कि दूसरा सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय थे। इसका प्रकाशन हुआ था 1951 ईस्वी में और इसमें ये 7 कवि शामिल थे। इन सारी बातों को आपको याद कर लेना है। इस नोट्स को पढ़कर मैंने यूजीसी नेट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आप क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं। पिछले 10-20 साल के आप पेपर देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। और मैं निरंतर आप लोगों का भी इसका नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा, है ना। यह प्रक्रिया चलती रहेगी। तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1959 ईस्वी में। तीसरा सप्तक के संपादक भी कौन थे? अज्ञेय थे। अज्ञेय। इसके संपादक भी कौन थे? अज्ञेय थे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा सप्तक के कवियों के नाम भी याद कर लीजिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। 1 2 3 4 5 6 7। यह प्रश्न प्राय आता है कि तीसरा सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय थे। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। इनमें से कौन से कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तो इनको आप याद कर लीजिए और आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आपको नोट्स ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बता रहा हूं। इसके बाद नई कविता बोला जाता है। 1953 ईस्वी के बाद की कविता को नई कविता कहा जाता है। जैसे प्रयोगवाद की समय सीमा थी 1943 से 1953, है ना, और प्रगतिवाद की समय सीमा थी 1936 से 1943। नई कविता बोला जाता है 1953 ईस्वी के बाद की कविता नई कविता कहलाती है। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका समय काल है 1917 से 1964 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। ये फैंटेसी परक कविताओं के लिए प्रसिद्ध है। फैंटेसी परक। कई बार यह प्रश्न भी आता है कि कौन से कवि फैंटेसी परक कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध है। फैंटेसी मतलब कल्पना, बहुत ज्यादा कल्पना है, मतलब हमको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, लकड़ी का रावण, दिमागी गुहांधकार का ओरांगुटांग, चांद का मुंह टेढ़ा है। इनका जो काव्य संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत ही प्रसिद्ध है गजानन माधव मुक्तिबोध का। इसके बाद समकालीन कविता। समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर है रघुवीर सहाय, और रघुवीर सहाय ये दूसरा सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक में जो 7 कवि शामिल हैं उनमें रघुवीर सहाय शामिल हैं और उन्होंने इन समाचार पत्रों का संपादन किया। सारे परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। प्रतीक, कल्पना, दिनमान, नवभारत टाइम्स, इन समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन भी किया। इनके काव्य संकलन, प्रसिद्ध काव्य संकलन है सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं। ये कविताएं कब प्रकाशित हुई हैं? आप सबसे अनुरोध है कि आप किताबों से ढूंढकर यहाँ किनारे में लिख लें यह कविताएं कब प्रकाशित हुई। अब मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं इसको ढूंढ के लिख पाता, क्योंकि मेरे रॉ मटेरियल जो नोट्स थे वही आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। बाकी इनसे मुझे बहुत फायदा मिला और मैं सफल भी हुआ। तो इनके 4 काव्य संकलन बहुत प्रसिद्ध हैं। सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध और लोग भूल गए हैं। इनको ऑर्डर में जरूर याद रखिए, कौन पहले प्रकाशित हुआ कौन बाद में प्रकाशित हुआ। परीक्षाओं में यह भी आता है कि इन रचनाओं का क्रम क्या है, रघुवीर सहाय जी की रचनाओं का क्रम क्या है। इसके बाद कुंवर नारायण भी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। ये तीसरा सप्तक के कवि हैं। कुंवर नारायण जो है इनको तीसरा सप्तक में शामिल किया है अज्ञेय जी ने। ये मिथकी चेतना के लिए विशेष प्रसिद्ध है। मिथकी चेतना मतलब हमारी जो पौराणिक कथा कहानी है,
मिथक है, जो मिथ्स पौराणिक जो कथा कहानी है उन पर जो आधारित कविता है उसके लिए कुंवर नारायण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भी कुछ समाचार पत्रों का संपादन किया है। आजकल, नया प्रतीक, छायानट। परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि इन्होंने किन समाचार पत्रों का संपादन किया। तो आपको इसी तरह नोट्स बनाते चला जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को अपने नोट्स में शामिल करना है। वैसे तो मैं मेरे नोट्स में जो भी मेरे पास नोट्स उपलब्ध है वो आप लोगों को मैं उपलब्ध करवा दूंगा, उससे बहुत सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। इनके काव्य संकलन कौन से हैं? चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, आत्मजयी, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। इनके प्रकाशन वर्ष को आप जरूर लिख लें और उसी आधार पर याद कर लें। जो भी रचनाएं आप याद कर रहे हैं लेखक और कवियों की, मतलब जिस भी प्रकार की आप रचना याद करते हैं, प्रकाशन वर्ष को जरूर लिख लें साइड में। इसके बाद कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, स्मरणीय तथ्य अंत में। मिथकों पर आधारित प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, यह सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा अलग से। तो मिथकों पर आधारित प्रबंध काव्य क्या होता है? अंधा युग, धर्मवीर भारती की बहुत ही प्रसिद्ध यह नाटक है अंधा युग, गीति नाट्य है अंधा युग, जो रेडियो में भी प्रसारित होता था पहले। कनुप्रिया, धर्मवीर भारती, कनुप्रिया। संशय की एक रात, नरेश मेहता, भगवान राम का संशय। ये कई बार परीक्षा में आता है कि संशय की एक रात में किसके संशय का वर्णन किया गया है? तो भगवान राम के संशय का। भगवान के राम में मन में यह संशय था कि मैं रावण पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं। आत्मजयी, कुंवर नारायण, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग, कुंवर नारायण जी की एक रचना है जो आत्मजयी, तो यह किस पर आधारित है? कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसा नोट्स बनाना है आपको जो पुराने परीक्षा में पूछे गए। कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग, इसमें क्या होता है? इसमें जो वाजश्रवा है वह पुराने मूल्यों का वाहक है, ओल्ड वैल्यूज, पुराने मूल्यों का वाहक है, रूढ़िवादी है। और नचिकेता जो है प्रबुद्ध नई चेतना का प्रतीक है। तो इसमें दो कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, वाजश्रवा और नचिकेता, जहां वाजश्रवा पुराने मूल्यों का वाहक है और नचिकेता प्रबुद्ध नई चेतना का प्रतीक है। तो इसी प्रकार मैं बहुत सारे एपिसोड्स लेकर आऊंगा, पूरे नोट्स आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा और मेरे अलग से लेक्चर्स भी होंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के ऊपर, ताकि अभी जो लेटेस्ट जो परीक्षा होने वाली है वह होने वाली है जून 2022 के पहले या दूसरे वीक में। तो अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं, ताकि और भी मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।